guys, this is Priyansh and I welcome you all on my official YouTube channel Study Center Study with Priyanshi, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ CUET 2022 इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेट 2। यस, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेट 1 मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ इसी चैनल पे। अगर आपसे मिस हो गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको आप आराम से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। इसको देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर रखा है, वहां जाकर आप प्रैक्टिस सेट 1 भी देख सकते हो, वहां जाके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं किए तो जरूर 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 करिए, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। जो भी बताया वहां पे मैंने बहुत काम की चीजें बताई हैं, स्पेशली CUET को टारगेट रखते हुए। ठीक है, तो अगर नहीं देखा तो जरूर जा करके आप लोग उसको देखिएगा। फिलहाल हम लोग सेट 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने कर लें उतने कम है। अच्छा होगा कि अगर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशंस में, अगर किस्मत हुई तो बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। लेवल ध्यान में रख के मैं क्वेश्चंस लेकर आई आप लोगों के लिए। ठीक है, जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा, जो मॉडरेट मुझे लगता है आना चाहिए, उसी को नजर में रखते हुए मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, पैटर्न वही रखे जैसा आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो आई होप जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये सब आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पीडीएफ कहाँ मिलेगा अब तक तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा मेरा इस लेक्चर का पीडीएफ, वहां जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है आप लोगों के लिए, इट इज बेस्ड ऑन एनालॉजी। ये आई थिंक हम लोग जो है एग्जाम्स में देते आते हैं। अगर आप लोग ओलंपियाड देते हो या आप कोई भी एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन देते हो तो हम लोग एनालॉजी की कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि एनालॉगी किसे कहते हैं, आई थिंक जब मैंने इसका वो बताया था आप लोगों को सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, तो काफी लोगों के डाउट्स आए थे एनालॉगी को लेकर के। मैंने हालांकि क्लियर करने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन इस बार मैंने कहा कि क्वेश्चंस करा दे ताकि आप लोगों का 100% वो चीज क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे टॉल लिखा हुआ है, टॉल का शॉर्ट बनता है। वैसे ही अगर आपके पास फैट है यहाँ पे तो इसका क्या बनेगा। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको एक आंसर मार्क करना होगा। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में आपको थिन मिल जाए तो आपका थिन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में अगर थिन लिखा तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर बन जाएगा। बस एनालॉजी यही होती है। रीजनिंग में तो हम लोग बहुत करते हैं, इंग्लिश में भी एनालॉजी इन्होंने इंक्लूड कर दी है। अगर इंग्लिश में एनालॉजी इंक्लूड करी है तो मैं ये मान के चल रही हूँ वो लोग आपका कॉमन सेंस भी देखेंगे, साथ साथ आपकी वोकैबुलरी को भी जज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ते फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस there are two words on one side of the sign, right? It's tall and short, and then यहाँ पे ये mark है and one word with the sign on the other side. ठीक है, the relationship which obtains between the two words on one side of the sign is to be found in the word that is missing, word indicated by question mark on the other side. This missing word is given as one of the 4 alternatives. Select the best alternative and mark your answer. ठीक है, तो हमें एक लगभग समझ में आ गई कि क्वेश्चंस में क्या करना है। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है आप लोगों के लिए। एंशियंट का इट इज मॉडर्न, एंशियंट मॉडर्न से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑफन आप किससे कनेक्ट कर सकते हो। एंशियंट मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब नए ख्यालों का। ठीक है, तो मतलब हम देख सकते हैं कुछ ऑपोजिट्स की बात हो रही, एंशियंट पुराना, मॉडर्न नया, तो एक हम लोग ऑपोजिट तरीके की बात कर रहे हैं। वैसे अगर ऑफन मतलब बार बार रेपिटेटिवली हो रहा है तो इसको ऑपोजिट क्या बन सकता है, कॉमन। ऑफन मतलब कोई चीज बहुत बार रिपीट हो रही हो, इसका मुझे क्या चाहिए, रिपीटेडली कैसे हो, नहीं हो सकता, बिकॉज हमने इसका ऑपोजिट चाहिए है। न्यू मतलब नया, सेल्डम कुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफन मतलब बार बार, सेल्डम मतलब ना के बराबर, तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, सेल्डम विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड मेरे पास है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, लंग से रिलेटेड होती है। कैटरैक्ट, ये एक कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो भाई जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप इसके बारे में जानोगे। अगर टीबी लंग्स की बीमारी है तो कैटरैक्ट किसकी बीमारी है, वो मेरी आईज की बीमारी है, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। ओके, नेक्स्ट है चाइल्ड फादर, बुक का क्या होगा। चाइल्ड का मतलब, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड जो है वो फादर से कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे उसको। ठीक है, तो बुक को किससे रिलेट करेंगे,
अब ऑप्शन है ऑथर, पब्लिशर, एडिटर एंड लाइब्रेरी। हो सकता है आप लोगों को ऑप्शंस क्लोज लग रहे हो, एग्जाम में देखिए आपके पास ऐसे ही ऑप्शंस आने वाले जो क्लोज होंगे, पर आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना और अपना आंसर देना है। ठीक है। जब फादर को कौन लाता है दुनिया में, चाइल्ड को कौन लाता है दुनिया में, फादर लाता है, तो बुक को लिखता कौन है, लाता कौन है, लाता तो उसको ऑथर ही है ना। उसको ऑथर लाता है, पब्लिश पब्लिशर करता है, और बाद में करेक्शंस एडिटर करता है, लेकिन लाता कौन है, ऑथर लाता है। लाइब्रेरी तो वो जगह है जहाँ पे बुक्स इकट्ठा करके रखी जाती है। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात। तो भाई अगर चाइल्ड के बाद यहाँ पे होम लिखा होता, ठीक है, या स्कूल लिखा होता, स्कूल लिखा होता, तो यहाँ पे हम बुक को लाइब्रेरी से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन है चाइल्ड का फादर, तो बुक का कौन बन जाएगा, मेरा ऑथर। हाँ, अगर चाइल्ड में होम या स्कूल लिखा होता, चाइल्ड घर में पढ़ते या स्कूल में पढ़ते, तो बुक कहाँ पाई जाती है, वो लाइब्रेरी में पाई जाती है। वो हम लोग कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन मेरे पास वर्ड क्या है, चाइल्ड का फादर है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात, इट शुड बी 100% क्लियर, आई होप सो। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास गन एंड बुलेट, चिमनी, जो घरों में लगी होती है, आपने देखी होंगी, फैक्ट्रीज में भी चिमनीज लगी होती हैं, जहां से धुआं निकलता है, जहां से पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल सकता है, उसको हम लोग चिमनी कहते हैं। तो गन से क्या निकलती है, बुलेट निकलती है, तो चिमनी से क्या निकलता है, ऑफ कोर्स धुआं निकलता है, तो धुआं को हम लोग क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। चिमनी, देखो, गन से बुलेट निकलती है, चिमनी से क्या निकलेगा, धुआं। ठीक है। अब घर में तो चिमनी लगाओगे नहीं, ग्राउंड से मतलब नहीं, बहुत ही आप सर्च से ऑप्शन दिए हुए थे, ये मैंने पास्ट ईयर से ये क्वेश्चन लिया था, बट बहुत ही बेकार ऑप्शन है, मैं हूं तो कभी ऐसे ऑप्शंस ना देती आप लोगों को। ठीक है, इसका सही आंसर विल बी स्मोक। ओके, नेक्स्ट मेरे पास डायरेक्शंस हैं ईडीएम्स को लेकर के, हैं ईडीएम्स एंड फ्रेजेस को लेकर के। गाइस ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है सीयूईटी के, आपको वोकैबुलरी पर भी काम करना है, साथ साथ ग्रामर के। ठीक है, ग्रामर तो एक पार्ट है आपका, लेकिन वोकैबुलरी में भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना, क्योंकि सिनोनिम्स भी आपके सिलेबस में, एंटोनिम्स भी हैं, वन वर्ड भी है, ईडीएम्स भी हैं, फ्रेजेस भी हैं, सब कुछ है। तो यू नेवर नो आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेगा, राइट। तो आपको सबकी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करनी है। ठीक है, कोई भी चीज को बिल्कुल ओवरलुक मत करिएगा, यू नेवर नो किस्मत कहाँ किसकी कहाँ चमक जाए। ओके, इंस्ट्रक्शंस क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर alternatives are given for idioms phrases, choose the one that best expresses the meaning of the given idiom या phrase। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है एंड सिंपल सा इंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ समझना नहीं है सच। गेट द साथ, अब देखो इसमें क्या है गाइस, आपको दिमाग नहीं लगाना है, अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें कभी भी टाइम मत इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि दिस इज वोकैबुलरी, राइट। एंड ग्रामर में आप दिमाग लगा सकते हो कि हाँ, ऑप्शन से एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो कि भाई ये आंसर नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा, तो ये आंसर होगा। बट वोकैबुलरी है, इडियम्स है या वन वर्ड है, उसमें आपको कमांड होना चाहिए। या तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी वोकैबुलरी हो कि आप ऑप्शन से अपना आंसर निकाल ले, लेकिन अगर आपकी इतनी अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, बहुत टाइम मत इन्वेस्ट करिएगा। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। गेट द सैक मतलब क्या हुआ, getting promotion, dismissed from, getting a surprise, to get a leave। लीव मतलब छुट्टी मिलना, आप कहीं जॉब करते हैं, टू गेट अ लीव, या आप कहीं स्कूल जाते हो तो आपने लीव के लिए अप्लाई किया, आपको लीव मिल गई। बट गेट द सैक मतलब यू गेट अ सैक फ्रॉम मी, राइट। तो मतलब लग रहा है कुछ कुछ गुस्से वाला लग रहा है, तो ये गुस्से वाली बात लग रही, गेट द सैक गुस्से वाली बात लग, तो गेटिंग प्रमोशन तो नहीं हो सकता। गेट अ सरप्राइज मींस सरप्राइज कोई अच्छी चीज के लिए मिलता है, गेट द सैक तो मतलब डांट पाट, मतलब डांट पिटने वाली है भी तरीके से, राइट। टू गेट अ लीव, अच्छी बात है, लीव मिलना किसको नहीं पसंद है भाई, लीव है, सस्पेंशन सस्पेंशन थोड़ी ना है, राइट। तो सही आंसर बन जाएगा इसका डिसमिस्ड फ्रॉम, मतलब दफा कर देना। गेट द सैक मतलब दफा कर देना। ठीक है, सेकंड वर्ड इज, सेकंड ईडियम इज बोन टू पिक। एक आपने स्कूल लेवल पे भी सुना होगा, बोन ऑफ कॉरल, नहीं बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन पड़ा हुआ है। तो बोन ऑफ कंटेंशन होता है ना, जो कबाब में हड्डी, या मतलब रीजन फॉर क्वारल होता है, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन। तो जैसे यहाँ पे आप याद कर सकते हो, बोन टू पिक मतलब भी कुछ कुछ हो सकता है, क्वारल से रिलेटेड हो, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड हो, तो आप अपना आंसर क्वारल देखो और मार्क करो और चलते बनो।
ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी आती है तो आपके लिए ये सेकंड्स का काम है, वरना आप इसमें घंटों लगा दोगे, नहीं निकलेंगे आंसर्स। ठीक है, अपीयर सडनली नहीं, टू रिजेक्ट एक्सेप्ट रेडली ना, टू quarrel कॉज ऑफ quarrel इज द करेक्ट आंसर होगा here। बलून्स गो अप, ठीक है, बलून्स ऊपर चले गए। ठीक है, तो मतलब जब बलून्स ऊपर चले गए मतलब बलून्स मान लो नीचे रखे हुए हैं एंड एकदम से ऐसा माहौल हो गया कि सारे बलून्स उड़ गए, हवा होता है ना, हवाएं निकल गई, या हवा आप कह सकते हो, कुछ ऐसे से याद कर सकते हो इसको। बलून्स गो अप, वो बलून गोज अप या बलून्स गो अप, हवा में उड़ जाना या ऐसी बात हो जाना जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या हो गया, हवा में निकल गई, हवा में उड़ गई, राइट। तो उसमें आप साफ साफ देख लोगे सिचुएशन टर्निंग अनप्लेजेंट या फिर सीरियस, कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जो अनप्लेजेंट है या सीरियस हो रही है, तो उसमें आप इसमें बलून्स वेंट अप या बलून गोज अप, कुछ भी जैसे भी आप सेंटेंस बनाओ, पर सिंस ईडियम्स है तो आपको डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव आपको एक आंसर ही मार्क करना है इसमें बस। ठीक है, गेट अप अर्ली ना, अ हैप्पी ओकेजन नहीं। ठीक है, अनप्लेजेंट या फिर सीरियस कंडीशन जब होती सिचुएशन तो आप लोग कहते थे बलून्स, बलून गोज अप। ठीक है, फोर्थ है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अच्छा, मतलब इस धरती का, इस अर्थ का नमक। ठीक है, कहते हैं ना मैंने आपका नमक खाया है, जब आप किसी का नमक खाते हो तो आप उसके लिए बहुत ऑनेस्ट होते हो, बहुत लॉयल होते हो, राइट, कि भाई कैसे आपके साथ में धोखा कर सकते, मैंने तो आपका नमक खाया है, तो आप उस नमक खाने से याद कर लेना द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब इस धरती का नमक। ठीक है, तो उस केस में आप याद कर सकते हो वेरी गुड एंड ऑनेस्ट एंड काइंड, कोई इंसान जो बहुत अच्छा हो, लॉयल हो, गुड हो, काइंड हो। ठीक है, टू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न बिल्कुल नहीं, सपोर्ट समवन नहीं, नीट एंड क्लीन बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप, मैंने आपका नमक खाया है, इतना याद कर लो और आप अपने आप याद कर लो कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, गुड, काइंडनेस सब अपने आप, आपको शब्द अपने आप आते रहेंगे दिमाग में। ठीक है, फिफ्थ इज पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक मतलब एक तो होता है पॉइंट, मतलब कोई चीज पे आप पॉइंट कर रहे हो, पिन पॉइंट कर रहे हो, ब्लैंक मतलब आप बहुत ही ज्यादा डायरेक्टली कोई चीज पे पॉइंट कर रहे हो। ठीक है, यू आर बीइंग वेरी ब्लैंक, या आप मतलब यू कैन से यू आर बीइंग वेरी डायरेक्ट, या आप बहुत ज्यादा पॉइंट पिन पॉइंट कर रहे हो उसको, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पे डेफिनेट चीज पे पॉइंट कर रहे हो, डायरेक्ट चीज पे पॉइंट कर रहे हो, उसी को हम लोग पॉइंट ब्लैंक कहते हैं। ठीक है, रेयरली नहीं बनेगा, लास्ट मोमेंट बिल्कुल नहीं बनेगा, लीव क्वाइटली हो ही नहीं सकता, वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉइंट ब्लैंक मतलब कोई चीज बिल्कुल क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो, टू द मतलब डायरेक्ट, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ब्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया, एक फ्रेज दिया गया, उसके बदले आप कौन सा वर्ड सब्सटीट्यूट कर सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्लास 12 तक आई थिंक आप चाहे कोई भी बोर्ड के ऑफिस सबने ये सब चीजें पढ़ी होंगी, कोई भी अलग सी चीज नहीं बता रही हूँ मैं, ये सब आपके सिलेबस में है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट इज अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, कोई इंसान जिसको कोई चीज नई याद करने में या नॉलेज गेन करने में बिल्कुल अच्छा ना लगता हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस, देखो ऐसे शब्द हैं, या तो आपके रूट वर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप दो चीजों को मिला करके उसको कनेक्ट कर लो, जैसे कि बिब्लियोफाइल, फाइल मतलब होता है कोई चीज पसंद करना, बिब्लियो मतलब होता है किताबें, जो किताबें पसंद करते हैं उसको लोग बिब्लियोफाइल कहते हैं। तो अगर आपके वन वर्ड की बात आ रही है, आपके रूट वर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आप निकाल ले जाओगे, आप दो वर्ड्स को कनेक्ट करके एक वर्ड बना लोगे और अपना आंसर एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन अगर नहीं वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो keep practicing, keep learning, keep improving, this is the only way to get success। ठीक है, ओके। वैसे गाइज अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो मैंने ए टू जेड का वोकैबुलरी शो किया हुआ है लास्ट सीरीज में, जहां पे आपको ए टू जेड की ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी मिल जाएंगी विद मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हिंदी में क्या मतलब होता है, ये सारी आपको ए टू जेड वोकैबुलरी शो में मिल जाएंगी। मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप लोग जा करके एक बार जरूर चेक करेगा प्लेलिस्ट, यू नेवर नो आप कौन से नए वर्ड सीख लो और कौन से नए वर्ड आप एग्जामिनेशन में पूछ जाए। ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ पे बात हो रही है हेडर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, तो समझ में कि बिब्लियोफाइल तो आंसर इसका नहीं होने वाला। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट या मीसोगाइनिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, अगर आपको नहीं पता इसका मतलब आप इसका आंसर कैसे निकालोगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिसोलॉजिस्ट, बाकी ऑप्शंस के मतलब क्या मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है,
बिब्लियोफाइल मैंने आपको बता दिया, पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज ग्रेट लव फॉर बुक्स, ठीक है, क्योंकि बिब्लियो मतलब ही बुक होता है एंड फाइल मतलब जो इंसान किसी से प्यार करता है। फिलोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, लर्नर ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्ट, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, ठीक है। मिसोगाइनिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स women, उसको हम लोग कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। गाइनिस्ट अगर आप देखोगे गाइनी वर्ड से बना हुआ है, गायनेकोलॉजिस्ट लड़की की प्रॉब्लम डील करती है, तो एक तरीके से आप याद कर सकते हो वुमेन की बात हो रही है। मिसो इंसान जो किसी को नापसंद करता हो, उसको हेट करता हो, उसको हम लोग मीसो कहते हैं। तो इस वर्ड से हम लोग मिसोगाइनिस्ट बनाया है, और इसीलिए आपका आंसर मिसोलॉजिस्ट लिखा हुआ है। मिसो मतलब कोई इंसान जो किसी को पसंद ना करे, लॉजिस्ट मतलब जो हेटर ऑफ नॉलेज, जिसको नॉलेज में या लर्निंग में कोई खास इंटरेस्ट ना, ठीक है। तो यहाँ पे वोकैबुलरी आपके अभी तक कैसी रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नेक्स्ट इज अ सैड सॉन्ग, कोई दुख भरा गाना, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटी, नेल, जर्ज या फिर ले। ले मतलब क्या होता है, ले मतलब तो लेटना होता है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ओके, डिटी, नेल या फिर डर्ज, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डर्ज। बाकी ऑप्शंस के मतलब क्या है बताती हूँ। इसका मतलब होता है सिंपल सा सैड सा सॉन्ग, रुको, इट इज सैड नहीं है, डिटी मतलब होता है शॉर्ट या फिर सिंपल सॉन्ग। सैड वर्ड लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग ने इसका आंसर डर्ज मार्क किया था। अगर उसमें शॉर्ट एंड सिंपल सॉन्ग लिखा होता तो हम लोग इसका आंसर डिटी मार्क करते। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको एक वर्ड का मैंने पूछा है, लेकिन साथ साथ में आपको बाकी 3 वर्ड्स के भी मतलब बता रही हूँ। तो अब जब अगर आपके 5 क्वेश्चन हैं, तो 5 × 4 20 वोकैबुलरी तो मैं आपको एक क्लास में अभी इसी वक्त करा दे रही हूँ, राइट। तो आप लोग वीडियोस देखते रहो, अगर सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपकी वोकैबुलरी पर भी कमांड अच्छा हो जाए, आप बाकी भी तैयारी अच्छे से कर सको सीयूईटी की, ठीक है। तो डिडी मतलब क्या होता है, डिडी मतलब होता है शॉर्ट सिंपल सॉन्ग। नेल मतलब क्या है, नेल, यू नो व्हाट नेल इज बेसिकली अ साउंड ऑफ अ बेल, जो स्पेशली एक जब फ्यूनरल होता है, जब किसी के डेथ पे जो बेल बजाई जाती है, स्पेशली इट इज प्रैक्टिस ऑन फॉर क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका इस तरीके से एक सेरेमनी होती है, जब फ्यूनरल होता है तो वहां पे एक सैड सी बेल बजाई जाती है, तो उस साउंड ऑफ अ बेल को हम लोग कहते हैं नेल, स्पेशली व्हेन रंग solemnly फॉर अ डेथ और funeral, इसको हम लोग नेल कहते हैं, ठीक है। ले मतलब ले डाउन जेंटली एंड केयरफुली, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, कोई ऐसा इंसान जो हमेशा लड़ाई झगड़े में तैयार रहता हो, कि तुम कुछ बोलो और मैं लड़ना शुरू हो जाऊं एक पैर पे खड़े होके, राइट। उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो एक ऐसा इंसान जो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है, कि टाइम हो ना हो लड़ाई तो मैं कर ही लूंगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अग्रेसिव। कोई इंसान जो अग्रेसिव होते तभी वो अटैक, बहस या कॉरल आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने की मजा आता है उसको, आई वुड से, ठीक है। क्रिएटिव मतलब कोई इंसान जो बहुत क्रिएटिव और नई नई चीजें सोच पाता हो, इसका आंसर ये तो कहीं से भी नहीं बन रहा है। मैलिशियस, मैलिशियस मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि सभी लोग डेली सोप्स देखते होंगे, या नेटफ्लिक्स देखते होंगे, अमेजोन देखते होंगे, एंड दुनिया भर की मूवीज देखते होंगे। जो इंसान नॉर्मली जब किसी से जेलसी करता है ना, या कहते हैं ये ऐसा कैसे तरक्की कैसे कर सकता है, ये तो मैं करूंगा, राइट, तो उसको जो इंटेंशंस होती है, दे आर मैलिशियस, इट्स अ नेगेटिव, इट्स अ वेरी वेरी बिग नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब होता है कि आपका मन, कहते हैं ना काला मन, जिसे कहते हैं मन मैला है, बहुत साफ दिल का इंसान नहीं है, मन मैला है, राइट। तो उसको हम लोग मैलिशियस कहते हैं, कि भाई इसको किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं है, तो सिर्फ जेलसी रखता है, एंड उसको बताने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हम लोग मैलिशियस कहते हैं, ठीक है। इम्पेशेंट, देखो इम्पेशेंट आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इम्पेशेंट मतलब जरूरी नहीं कि इंसान अटैक से क्वारल के मूड में हो। इम्पेशेंट कोई किसी चीज के लिए भी हो सकता है, कि भाई रिजल्ट आने वाला है, आई एम इम्पेशेंट अबाउट इट, राइट। इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो रिजल्ट आने वाला तो वो अग्रेसिव हो रहा है, राइट। अग्रेसिव एंड इम्पेशेंट में there's a big difference, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट there's a difference। इम्पेशेंट आप अपने रिजल्ट के लिए भी हो सकते हो, बट अग्रेसिव नहीं होगा आप अपने रिजल्ट के लिए, राइट। यही डिफरेंस है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अग्रेसिव, ठीक है। मैलिशियस मैं आपको बता चुकी हूँ, हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू कॉज हार्म टू समवन। नेक्स्ट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसको फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, उसमें एक फ्रेज या वर्ड बोल्ड में होता है,
या फिर अंडरलाइन होता है, और आपको वो जो फ्रेज होता है जरूरी नहीं जो लिखा आ जाता है वो ठीक है या जो गलत है, उसके नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से बताते हैं कि आपको इस फ्रेज को किस ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में एरर है आपको रिप्लेस करना, तो 3 ऑप्शन में से एक से रिप्लेस करो। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में एरर नहीं है, जो दिया बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। यही इंस्ट्रक्शंस में दिए, मैं आपको फिर भी पढ़ के समझा देती हूँ। In the following questions, a sentence is given in which a part is highlighted. The highlighted part may or may not be grammatically correct. Identify whether the highlighted part is correct. If not, then out of the 4 options given below, choose the one which best replaces the phrase in bold. If it is correct, your answer should be no correction required. अभी एक sentence करेंगे, questions करेंगे, आपको 100% clear हो जाएगा. Okay. ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज्ड बाय मी। भाई अ पेयर ऑफ शूज, मैंने एक जोड़ी जूता मैंने खरीदा है। हैव बीन को मैंने बोल्ड कर दिया है। अगर आपको लगता है हैव बीन ठीक है, तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगर आपको लगता है हैव बीन गलत है, तो आपके लिए 3 ऑप्शंस दिए गए और आपको इनमें से एक ऑप्शन मार्क करना हो, भाई आपका आंसर बन जाएगा। एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना है आपको, ठीक है। अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज्ड बाय मी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब आप बताओ, अब पेयर ऑफ शूज की बात हो रही है भाई, एक जोड़ी जूता। ठीक, जब एक जोड़ी जूता है यहाँ पर, तो यहाँ पे हाँ प्लूरल वर्ब है। भाई जब मेरा वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मेरा वर्ब प्लूरल कैसे होता है? ये तो मेरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मुझे इस चीज की अनुमति नहीं देता, परमिशन नहीं देता है। तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे आप परचेज कर चुके हो। ठीक, आप परचेज कर चुके हो, ऐसा तो है नहीं। अब जब परचेज कर चुके हो, तो हैज बीन कैसे आ सकता है, वुड कैसे आ सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हैज बीन परचेज्ड बाय मी। हमें यहाँ पे चाहिए सिंगुलर और बीन चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप परचेज कर चुके हो। वुड के साथ तो पहले बात तो वैसे भी बीन आता नहीं, क्योंकि वुड मेरा मोडाल है और मोडाल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। बीन मेरा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वैसे भी सेंटेंस में वो नहीं आ सकता। हमको इतना पता है कि हैज, हैव और हैड के बाद मेरा आने वाला वर्ब कैसा होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है। ना ही हैज के बाद बीन आ सकता, ना ही हैज हैवुड के बाद बीन आ सकता है। हमें चाहिए बीन, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि बी, वॉज, वर और बी, मेरा ये क्या होता है, वर्ब के 3 फॉर्म से। ये V1 है, ये V2 है एंड ये मेरा V3 है। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ शूज, तो ठीक है, हैज आएगा, हैज के बाद मुझे बीन ही चाहिए, मुझे और कोई आंसर चाहिए नहीं है, तो हैज बीन परचेज बाय मी, ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात, 100% क्लियर हो गई। मूविंग फर्दर विद माय सेकंड क्वेश्चन इज, यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस। अच्छा, अब यहाँ पे विद मेरा हाईलाइटेड है, मतलब एरर होगी तो विद में ही होगी। एंड अपोलोजाइज के बाद ये मेरा रूल ऑफ प्रपोजिशन कहता है, जब जब रूल ऑफ प्रपोजिशन कहता है कि हम लोग अपोलोजाइज के बाद टू का यूज करते हैं, ना कि विद का, ना ही ऑफ का, ना ही फॉर का। यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम फॉर दिस, ये मेरा आज पर रूल्स ऑफ फिक्स प्रपोजिशन ऐसा मेरा कहता है। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा, ए विल बी माई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड मेरा है, सिंस ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड टू सिक्योर गुड ग्रेड्स। अब ये मेरा यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है, एंड सिंस मेरा यहाँ पे क्या है, हाईलाइटेड है, मतलब एरर होगी तो सिंस में ही मेरी एरर होगी। ऑप्शंस ये है एज, व्हेन, दो या फिर नो इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे सिंस ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, यहाँ पे बात हो रही है उसने मेहनत करी फिर भी उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। तो मतलब क्या है, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल टू सिक्योर गुड ग्रेड्स। अब यहाँ पे आप चाहो तो येट भी अज्यूम कर सकते हो, दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल टू सिक्योर गुड ग्रेड्स। रूल ऑफ कंजंक्शंस, राइट, कोरिलेटिव कंजंक्शंस का ये रूल है। ठीक है, तो आज जैसे कि ही वर्कड हार्ड, नहीं, सिंस ना, दो विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हेन, जब उसने हार्ड वर्क किया वो फेल हो गया, नॉट पॉसिबल, राइट। फोर्थ क्वेश्चन मेरा था, मिनिस्टर अग्रीड विल आंसर क्वेश्चंस ऑन टेलीविजन। अच्छा, तो मिनिस्टर ने क्या करा, अग्री किया क्या कि वो क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे कहाँ पर, टेलीविजन पे। तो अग्री, द मिनिस्टर अग्रीड। अच्छा, अब अग्रीड लिखा हुआ है, ठीक है, अग्री के बाद विद भी आ सकता है। अब यहाँ पे कोई प्रपोजिशन ही नहीं है, प्रपोजिशन इज मिसिंग, राइट। तो मुझे एक प्रपोजिशन चाहिए। प्रपोजिशन के ऑप्शंस क्या लिखे हुए, द मिनिस्टर अग्रीड टू आंसर,
टू के बाद हमने आपको पहले ही बताया कि टू के बाद मेरे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आंसर तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। विद, अग्रीड विद आंसर नहीं, देखो गाइस अग्री आप कर सकते हो, अग्री के बाद आप विद लगा सकते हो। जब अग्री के बाद हम लोग विद लगाते हैं तो इसका मतलब हम लोग इन पर्सन की बात कर रहे होते, ये भी ठीक है, लेकिन विद के बाद आईएनजी लगा रखा है इन्होंने। और बात हो रही है टॉपिक की, राइट। किस बारे में बात हो रही है? एक टॉपिक के बारे में बात हो रही है कि मिनिस्टर से मैंने अग्री करवा लिया कि वो क्वेश्चंस आंसर करेंगे टेलीविजन। तो उस केस में मेरा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द मिनिस्टर अग्रीड टू आंसर क्वेश्चंस ऑन टेलीविजन। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए टू, और टू के बाद मेरा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट, क्लियर, ओके। फिफ्थ मेरा क्वेश्चन है, योर आंसर बुक विल बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। तो भाई जब आपकी आंसर बुक है तो वो आंसर्ड कैसे हो सकती है? आपकी आंसर बुक तो चेक करी जाएगी ना, चेक करी जाएगी ना। तो आंसर बुक विल बी व्हाट? विल बी इवैल्यूएटेड। आपकी आंसर बुक आंसर कैसे की जा सकती है? ये तो कोई सेंस ही नहीं, ना वोकैबुलरी का ना ग्रामर का, राइट। तो ये आंसर बुक विल बी इवैल्यूएटेड। देखिए आप आंसर बुक को इवैल्यूएट करते हैं, टेस्टेड नहीं होगा। आप कोई चीज को टेस्ट नहीं कर रहे हो, राइट। आप कोई चीज को जज नहीं कर रहे हो, आप कोर्ट में बैठे जज नहीं, आप कोई चीज जज कर रहे हो, आप कोई रियलिटी शो के होस्ट नहीं जो आप जज कर रहे हो, राइट। ना टेस्ट करो ना जज करो, आपकी आंसर बुक है तो उसको हम लोग इवैल्यूएट का सही वर्ड देते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास, बहुत सिंपल से हैं। आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस मेरा कौन सा टेंस है। ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको बताना है कि व्हाट वर यू डूइंग देन। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये हमारा कौन सा टाइप ऑफ टेंस है? आइडेंटिफाई द टेंस। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा टेंस है। आपको रीजन नहीं बताना, आपको सिर्फ आंसर मार्क करना है। रीजन अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, व्हाट वर यू डूइंग देन। अब हम लोग टेंस देखते तो कैसे देखते हैं? सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस में इज लिखा है, कि वॉज लिखा है, वर लिखा है, कि आर लिखा है। हम लोग इसी से देखते हैं कि सिम पास्ट प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। ऐसे देखते हैं ना हम लोग, और तो कोई तरीका नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वर समझ में आ गई कि भाई सेंटेंस तो मेरा पास्ट में है, काम खत्म। व्हाट वर यू डूइंग, कंटिन्यूअस में भी लग रहा है मुझे ये, कि भाई कर रही थी, तुम क्या कर रही थी तब। व्हाट वर यू डूइंग देन, तुम क्या कर रही थी। जब भी कर रही थी की बात आ जाती है या कर रहे थे की बात आती है तो वो मेरा अपने आप किस में बन जाता है? कंटिन्यूअस में बन जाता है। ठीक है, वो मेरा कंटिन्यूअस में बन जाता है। सो व्हाट वर पास्ट डूइंग कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट तो खत्म, फ्यूचर खत्म। परफेक्ट में हमने पहले ही बताया आपको, परफेक्ट अगर है तो हैज, हैव या हैड लगना जरूरी है, डिपेंडिंग कि पास्ट है कि प्रेजेंट है। हैव हैज हैड कुछ लगा नहीं तो भाई परफेक्ट भी खत्म। पास्ट कंटिन्यूअस मेरा सही आंसर बन जाएगा, वैसे भी पास्ट कंटिन्यूअस ही मेरा सही आंसर बन गया था। क्लियर हो गई मेरी बात? इससे आसान नहीं हो सकता गाइस। अगर ये आगे क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करना, हलवा हो तो उठाओ और खा लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। भाई देखो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, समझ में आ रहा है परफेक्ट है तभी हैव लगा हुआ है। हैव के बाद मुझे चाहिए बीन, क्योंकि हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव के बाद। स्टडीइंग मुझे समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस की बात हो रही है, भाई ये भी बात सही है, आपकी कंटिन्यूअस की बात चल रही है। सिंस मॉर्निंग की बात चल रही है, ठीक है। अब भाई सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है, हैव लगा हुआ है। अगर हैड लगा होता तो हम पास्ट परफेक्ट बनाते, अगर हैव लगा हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देंगे। भाई क्या गलती हो गई इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो सही क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेक्ट आंसर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता क्योंकि हैव लगा हुआ है, मुझे परफेक्ट बनाना ही बनाना, तो ये एलिमिनेटेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि स्टडिंग लगा हुआ है, एलिमिनेटेड। सिंपल पास्ट हो नहीं सकता, हैव लगा हुआ है, एलिमिनेटेड। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? 100%। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, he had forgotten to take his umbrella। वो भूल गया अपना अम्ब्रेला ले जाना। पहला मैंने चीज क्या देखी? हैड है। भाई बात खत्म, पास्ट परफेक्ट की बात यहाँ पर आ गई है, हमें आगे कुछ देखना ही नहीं है। he had forgotten,
भाई कंटिन्यूअस तो दिखा नहीं यहाँ पे, ऑप्शन एलिमिनेट करो, सिंपल पास्ट है नहीं, परफेक्ट देगी, ऑप्शन एलिमिनेट करो, प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं, हैड लगा हुआ है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, पास्ट परफेक्ट लगाओ और काम खत्म करो। हैड के बाद मुझे पता है, हैज हैव हैड के बाद मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ही हैड लगा हुआ है, आगे फॉरगॉटन लगा हुआ है, काम खत्म, ऑप्शन भी लगाया और चलते बने। इस क्वेश्चन को करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे। इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करना, स्पीड में करना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। 45 मिनट्स मिल रहे 40 क्वेश्चन के लिए, वाइजली यूज करेंगे गाइस। आप लोग आराम से कोई भी कॉलेज टारगेट करेंगे, सारे एग्जाम्स क्रैक कर लेंगे, ठीक है। बस फोकस होना चाहिए किस पर, आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो आपका फोकस होना चाहिए एक स्पीड पर और दूसरा होना चाहिए एक्यूरेसी पर। अगर आपका इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो भाई सिलेक्शन का चांस मुश्किल है, ठीक है। स्पीड होगी, अपने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ेंगे, एक्यूरेसी होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको पता है +5 एंड -1 का क्राइटेरिया है इस CUET एग्जामिनेशन में, राइट। 40 क्वेश्चन इंग्लिश में आपको करने हैं, जिसका टोटल मार्क्स है 200, मतलब 5 सही मार्क, सही आंसर पे -1 गलत क्वेश्चन पे, ठीक है। सो कोशिश करेगा आप रफली आप क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करेंगे, जिसके लिए आप श्योर हो वही अटेम्प्ट करिएगा, टाइम लेकर करिएगा। जो क्वेश्चन सिंगल आंसर हो उनको फटाफट करने की कोशिश करिएगा, जो रीडिंग पर बेस्ड है, कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, रीअरेंजमेंट है, उनको टाइम ले करके करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग के पास टाइम बचे तो आप रिविजन भी कर सकें। सारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, अभी और भी चीजें आनी हैं आपको। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। प्रैक्टिस सेट 1 में करा चुकी हूँ, प्रैक्टिस सेट 2 भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अभी पैसेजेस बचे हैं, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी भी मैं आपको बताऊंगी। बुक्स एंड ऑथर्स मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उम्मीद करते हैं आप लोग देख लिया, अगर नहीं देखा जाके जरूर देखिएगा। इंग्लिश में आपके लिटरेरी एप्टीट्यूड में एक चीज ऐड ऑन करी गई है बुक्स एंड ऑथर्स की, वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जरूर जाके देखिएगा। एंड पैसेजेस भी मैं अभी आपके लिए लेकर आऊंगी, चैनल पे जुड़े रहिएगा, तैयारी मेरी तरफ से पूरी रहेगी, कोशिश रहेगी कि आप सबका सिलेक्शन मैं करा दूं, एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट ना रुके, ठीक है। आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही है गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।